दोस्तों नमस्कार। चर्चा के विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। चर्चा के विषय में आज चर्चा करूंगा, आखिर क्यों टाटा फिश हो गया। उस कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जिसको लेकर भारत में मोदी विरोधियों ने एक बहुत बड़ी उम्मीद लगा रखी थी। दरअसल भारत के चीफ जस्टिस ने पिछले दिनों एक टिप्पणी कर दी थी। हालांकि उनकी टिप्पणी किसी और संदर्भ में थी, लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझकर उस टिप्पणी का कुछ और संदर्भ निकाला और उसको भारत के युवाओं का अपमान बताकर अमेरिका में बैठे हुए कुछ लोगों ने एक पॉलिटिकल मूवमेंट का गठन किया और उसका नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी। ये मई के महीने की बात है। देखते देखते बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर इस सीजेपी के फॉलोअर्स बढ़ते चले गए और हालत फिलहाल यह है कि 2 से 3 करोड़ के बीच सीजेपी के फॉलोअर्स होने का दावा सीजेपी के समर्थक और सीजेपी के संस्थापक करते आ रहे। अचानक उनको लगा कि हम इतनी बड़ी संख्या में हो गए हैं कि अब हम भारत जाकर भारत पर मोदी सरकार को हटा देंगे। कई लोगों का यह भी दावा था कि फॉलोअर्स की संख्या भारतीय जनता पार्टी की कुल मेंबरशिप से ज़्यादा थी और इसलिए चाहे वो अमेरिका में बैठे हुए लोग हो और चाहे वो दिल्ली में बैठे हुए लोग हो जो लंबे समय से मोदी सरकार को हटाना चाहते हैं, उनको ये लगा कि शायद अब मोदी सरकार के हटने का समय आ गया। आपको याद होगा राहुल गांधी पिछले काफी समय से कहते चले आ रहे थे कि जैन जेठ सड़क को बहुत रहेगा, डंडा मारेगा, मोदी और अमित शाह को दौड़ाएगा और मोदी को देश छोड़कर भागना होगा। राहुल गांधी हो या एक आम मोदी विरोधी हो, सबकी उम्मीदें बहुत ज्यादा बन गई थी। इस सीजेपी का गठन किसने करा था? सीजेपी के गठन में जो 3-4 मुख्य नाम है वो सब वही लोग हैं जिनको भारत की विरोधी अमेरिकन में बैठी लॉबी, अमेरिका के डीप स्टेट में जो भारत विरोधी लॉबी बैठी है, जिनके माध्यम से उसने भारत में आप पार्टी का गठन बड़ी उम्मीदों से करा था और उसको लगा था कि भारत में आपके नेतृत्व में एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन करके नई दिल्ली के अंदर एक अमेरिका के समर्थक सरकार को बैठाया जा सकता है। लेकिन आप सबने देखा होगा आप पार्टी का गठन पूरी तरह फेल हो चुका है। आप पार्टी का हर नेता भ्रष्टाचार में डूबा है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो चाहे उसके नीचे कुछ और हो। और जो थोड़े बहुत लोग बड़ी उम्मीदों के साथ आप पार्टी से जुड़े थे कि देश में एक बदलाव होगा, नई सरकार की स्थापना होगी, युवाओं के लिए नए नए प्रोग्राम बनाए जाएंगे, वो सब लोग धीरे धीरे निराश होकर अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ते चले गए, आप पार्टी का साथ छोड़ते चले गए। आज की तारीख में स्थिति यह है कि यदि लालू यादव और अरविंद केजरीवाल की तुलना करी जाए तो अरविंद केजरीवाल ज्यादा भ्रष्ट दिखाई देते हैं और लालू यादव कम भ्रष्ट दिखाई देते हैं। अमेरिका का डीप स्टेट इस बात को लेकर चिंतित था। अचानक जैसे ही भारत के चीफ जस्टिस की टिप्पणी आई, सोशल मीडिया में बैठे हुए और सोशल मीडिया के लगातार टच में रहने वाले लोगों ने उन्हीं लोगों से संपर्क किया जिन्होंने आप पार्टी के गठन में विदेश में रहकर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और जिसमें एक नाम अभिजीत दीपके का था। इसने अमेरिका से पढ़ाई करी है और जब आप पार्टी का गठन हुआ था तब अमेरिका में रहकर इसने ही आप पार्टी के सोशल मीडिया विंग की शुरुआत में पूरा गठन करा था और पूरे देश भर में सोशल मीडिया पर
आप पार्टी को के मूवमेंट को फैलाया था। इसके अलावा एक दूसरा नाम जुड़ा, जर्मन में बैठा हुआ एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी, जो लगातार भारत के खिलाफ वीडियो बनाता है। उसको भारत की प्रगति रास नहीं आती, उसको भारत की सैन्य क्षमताओं में वृद्धि रास नहीं आती, उसको भारत के दुश्मन को घर में घुसकर मारने की नीति पसंद नहीं आती, उसको भारत को आत्मनिर्भर बनाने की नीति पसंद नहीं आती, और वो रोज रोज भारत के खिलाफ वीडियो बनाता है। उसके वीडियो का एक स्क्रिप्ट राइटर होता है जो डीप स्टेट का व्यक्ति होता है। फिलहाल वो डीप स्टेट का व्यक्ति जो वीडियो उसका ध्रुव राठी का स्क्रिप्ट राइटर था, वो भी इस टीम से जुड़ गया और इन्होंने मई के महीने में कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी का गठन कर दिया। इसी दौरान भारत के अंदर एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो जाती है। नीट का पेपर आउट हो जाता है। सबको पता है, नीट जैसी कठिन परीक्षाओं के लिए परीक्षार्थी कितना तन मन से तैयारी में करते हैं। कोई एक दिन की, एक महीने की तैयारी नहीं होती, कई साल से बच्चे तैयारी करते हैं कि किसी भी तरीके से उनको नीट क्वालिफाई करना है। लेकिन भारत में जिस तरीके से कोचिंग माफिया संस्थान उभर रहे हैं, इन्होंने देशव्यापी जो टेस्ट होते हैं उनमें सेंध लगाने का ये लगातार प्रयास करते हैं और इन्होंने नीट का पेपर को लीक आउट कर दिया। इस लीक को लेकर देश भर के युवाओं में, सिर्फ नीट में शामिल होने वाले बच्चों में नहीं, उनके अभिभावकों में और इसके अलावा और भी जो यूथ था उसके अंदर गहरी नाराजगी थी। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने इस मुद्दे को पकड़ लिया और नीट के पेपर आउट होने को सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जोड़ दिया और कहा 6 दिसंबर को हम दिल्ली आ रहे हैं। और उन्होंने यहां तक कहा अपने समर्थकों से, लाठी डंडे लेकर हवाई अड्डे पे पहुंच जाना, हम हवाई अड्डे से जंतर मंतर पे आएंगे और सड़क पर किसी ने हमें रोकने का प्रयास करा तो उस लाठी से हम उसको बजा देंगे। यानी कि उन्होंने संदेश दिया कि 6 दिसंबर को, 6 जून को हम दिल्ली आ जाएंगे और दिल्ली में इतनी अराजकता फैला देंगे कि केंद्र सरकार को गद्दी छोड़नी होगी और हम सत्ता को संभाल लेंगे। 6 जून भी बहुत सोच समझ कर चुनी गई और इस 6 जून को तारीख को सुनिश्चित करने में अमेरिका के डीप स्टेट ने एक बहुत महत्वपूर्ण 6 जून के पीछे का दिमाग लगाया। पंजाब में सबसे चर्चित ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी 6 जून को मनाई जाती है और 6 जून को पंजाब में जो भारत विरोधी तत्व होते हैं, जो खालिस्तानी तत्व होते हैं, वो लगातार उस दिन कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का हर संभव प्रयास करते हैं। हालांकि पिछले काफी समय से सरकार ने उनके प्रयासों पर पानी फेर रखा है। फिलहाल इसे सीजेपी के संस्थापकों को और इसकी बैक रहे डीप स्टेट के लोगों को लगा कि जब 6 जून को हमने तय कर दिया कि हमें दिल्ली की सड़कों पर अराजक माहौल पैदा करना है, तो पूरा पंजाब ढुलकर दिल्ली में आ जाएगा और उधर नीट पेपर से के आउट होने से जो देश भर के युवकों में नाराजगी पैदा हुई है, वो लाखों लोग भी दिल्ली की सड़कों पे आ जाएंगे और दिल्ली की सड़कों पर इन सब लाखों लोगों के हाथों में लाठियां होंगी। दिल्ली की पुलिस या तो उन पर लाठीचार्ज चला करेगी और या इनको तितर करने के लिए गोलियां चलाएगी। इनको पूरा विश्वास था
150 लोग मारे जाएंगे तो उससे कॉकरोच जनता पार्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल जाएगी और यह आंदोलन पूरे देश में हम फैला सकते हैं और अंततः हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देने को बाध्य कर सकते हैं। हालांकि नीट के पेपर में, नीट पेपर आउट को लेकर भले ही राजनीतिक लोग कुछ भी कहें, मैं जिस तरीके से नीट के पेपर को आउट करने वालों के खिलाफ मोदी सरकार कार्रवाई कर रही है उसके लिए मोदी सरकार की प्रशंसा करूंगा। एक फर्क जरूर बताऊंगा मोदी सरकार और कांग्रेस सरकारों के बीच में। जब जब केंद्र में गैर भाजपा सरकारें बैठती हैं पेपर तब भी आउट होते थे और तब कोई माफिया आउट नहीं करते थे, ये सरकारें पेपर आउट करती थी और सरकार के अपने लोगों को पेपर दिए जाते थे और उनके सिलेक्शन होते थे। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है नीट में होते हो, नीट तो भाजपा के टाइम में शुरू हुआ है, तमाम तरीके की परीक्षाओं में ऐसा काम होता था। तब कोई सरकार एक्सेप्ट ही नहीं करती थी कि पेपर आउट हो गया, लेकिन मोदी सरकार, उसने हमेशा जो भी पेपर आउट हुआ उसको स्वीकार किया कि हाँ पेपर आउट हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी सरकार के टाइम में यदि पेपर आउट हो रहे हैं तो यह लीक हो रहा है तो अच्छी बात है, अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन मोदी सरकार की मंशा खराब नहीं है। यदि पेपर आउट हो रहा है तो सरकार इस बात को लेकर चिंतित है। पेपर आउट करने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाती है। जो कठिन से कठिन कार्रवाई उनके खिलाफ होती है वो करी जाती है। और इसीलिए नीट का जो पेपर लीक हुआ उस पर मोदी सरकार ने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जितनी त्वरित कार्रवाई करी है उसके लिए कट्टर मोदी विरोधी नेता, कट्टर भाजपा विरोधी नेता और गांधी परिवार के बेहद खास दिग्विजय सिंह ने भी मोदी सरकार की तारीफ करी। तो फिलहाल सीजेपी ने इस मुद्दे को पकड़ा और सीजेपी ने कॉकरोच जनता पार्टी को लगा कि सब लोग दिल्ली की सड़कों पर आ जाएंगे और सरकार गिर जाएगी। भारत में चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो भाजपा विरोधी समाज हो, वो उत्साहित था और सबको लगा 6 जून अंतिम दिन है मोदी सरकार का। मैंने बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया पर यह लिखते हुए पढ़ा कि यह बिल्कुल निश्चित है 6 जून की शाम तक दिल्ली के अंदर कोई गैर भाजपा का और कोई गैर मोदी भारत का प्रधानमंत्री होगा। अंततः वो 6 जून आ गई। अभिजीत देवगन दिल्ली पहुंच गए, लेकिन हवाई अड्डे पर को सूचना मिलती है जंतर मंतर खाली है। उन्होंने पूछा कितने लोग हैं, पता लगा अभी 200 लोग भी नहीं हैं। हैरान निराश। सरकार ने जब इन्होंने कहा था कि हम लाठी लेकर आएंगे, सरकार ने अपने इरादे सख्त जाहिर कर दिए थे। नतीजा यह था कि एक दिन पहले अभिजीत देवगन ने अपने लोगों से कहा था कि लाठी लेकर मत आना और हवाई अड्डे पे मत आना, सीधे जंतर मंतर पहुंच जाना। यही नहीं, सरकार ने उनको जंतर मंतर पर प्रदर्शन की छूट भी दे दी, उनको अनुमति भी दे दी। सरकार ने वहां पर पानी के टैंकर भी लगवा दिए। जंतर मंतर के आसपास के दुकानदारों को निर्देश दिए गए कि वो दुकानें खोलें, जिससे यदि देश का युवा, देश का छात्र वर्ग सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाने आता है तो वो पीने को पानी पी सके, चाय पी सके, कॉफी पी सके, कुछ खाना चाहे तो खा भी सके। लेकिन जब अभिजीत देवगन को पता लगा कि वहां भीड़ इकट्ठी नहीं है, और ये 100-200 लोग भी कौन थे, आप सोशल मीडिया पे अभी तक इनका फोटो देख चुके होंगे, कुछ ट्रांसजेंडर टाइप लोग थे। जेएनयू का डफली गैंग था, जो आप कहीं भी कुछ प्रोग्राम करिए, उनके आने जाने का खर्चा दे दीजिए, 1000-2000
शराब के पैसे दे दीजिए, वो वहाँ आएगा और अपना ढपली बजाएगा और नारेबाजी करके वापस चला जाएगा। दिल्ली में ऐसे काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अपनी एजेंसियां बना रखी हैं, 100-200 लोग उनमें भी रहते हैं कि आपको किराए के आदमी चाहिए, आप उनको फ़ोन कर दीजिए, जो उनकी मजदूरी है उनसे उधर तय कर लीजिए कि हमें 50 आदमी चाहिए, 75 आदमी चाहिए, 100 आदमी चाहिए। वो बतला देंगे इतने रुपए लेंगे, इतने आदमी आपके यहाँ पहुँच जाएंगे। इस कॉकरोच जनता पार्टी ने उन लोगों से समर्थन कर रखा था, उन लोगों से भी बातचीत कर रखी थी, उनके भी 20-50 लोग पहुँच गए। लेकिन ये जेएनयू को डफली गैंग से लेकर ये जो प्रोफेशनल, जिन्हें आंदोलन जीवी भी कह सकते हैं, जिन्हें किराए का टट्टू भी कह सकते हैं, जिन्हें किराए के मजदूरी के लिए काम करने वाले मजदूर भी कह सकते हैं, ये सब मिला के भी 200 नहीं हुए। अभिजीत दीपके ने पहला फोन दिल्ली हवाई अड्डे से करा सीपीएम के नेता वृंदा करात को। ये क्या है? मैं तो करोड़ों लोगों को उम्मीद लिए बैठा था, करोड़ों नहीं आएंगे, कई लाख तो आएंगे, लेकिन वहां क्या है, वहां तो 200 लोग भी इकट्ठे नहीं है। हलचल मच गई। सोनम वांगचुक लंबी लंबी बातें करते थे, चीन का और अमेरिका से पैसे लेकर वो लद्दाख में भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। अभी पिछले दिनों जेल से रिहा हुए थे, अपना सोशल मीडिया स्टेटस ऐसे डाल रहे थे जैसे हिंदुस्तान के बहुत बड़े जननेता हूं। उन्होंने लिखा मैं आ रहा हूं, जैसे कि वो उनके आते ही दिल्ली के अंदर क्रांति हो जाएगी। आखिरकार वो भी जनता मंतर पे पहुंच गए। आप वाकई मीडिया की बात छोड़ दो, एक नाम आपने सुन रखा होगा जो कट्टर इस्लामिक पत्रकारिता करती है, वो नाम जो पूरी दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद का खुलकर समर्थन करती है, वो नाम जो हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलती है, वो नाम जो भारत के हिंदू संप्रदाय के खिलाफ हमेशा जहर उगलती है, आरफा खानम शेरवानी पत्रकार बताती हैं अपने आप को। उन्होंने वो खुद लाइव आई और उन्होंने कहा अभिजीत दीपके, ये बड़े शर्म की बात है कि तुम्हारे 3 करोड़ के आसपास फॉलोअर हैं और तुम यहां पर 1000 लोगों की भीड़ नहीं जुटा पाए। उन्होंने खुद, मैंने खुद सुना उनका लाइव टेलीकास्ट, उन्होंने ये माना कि 1 से 2000 लोगों के बीच में जनता मंतर पर भीड़ है, जबकि कम से कम 200-250 पत्रकार वहां मौजूद थे। बहुत सारे पत्रकारों को मैंने सुना 200 लेख से संख्या शुरू होती है और आरफा खानम शेरवानी की 1 से 2000 तक होती है, निकट जाती है। 2000 से ऊपर किसी ने नहीं बताई और आरफा खानम भी 1000 से 2000 बताती है और कहती है इससे ऊपर कोई नहीं है। यानी कि अभिजीत दीपके को भारत के युवाओं का समर्थन नहीं मिला। भारत के युवा इस बात को पहचान गए कि अभिजीत दीपके हमारी भावनाओं के साथ खेलकर भारत पर अराजकता फैलाना चाहता है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे वीडियो आए जो जनता मंतर पर पहुंचे और उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त करी सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके के साथ। नारेबाजी भी हुई, मंच पर जब वो बोल रहे थे उनके खिलाफ लोगों ने उग्र नारे लगाए। क्यों लगाए? क्योंकि मंच से जो नारे लग रहे थे वो यदि आप सुन लोगे तब आपको पता लग जाएगी इनकी असलियत क्या है। नारे लग रहे थे वही नारे जो ये जेएनयू का डफली गैंग, जिसके बारे में मैंने बताया कि यदि आपको भी कभी पूरे हिंदुस्तान में कहीं नारे लगवाने हो, 100-200 लोग नाचने गाने वाले कूदने वाले हो चाहिए, तो उनको आने जाने का किराया दे दो, उनका शराब दारू पार्टी का खर्चा दे दो और वो जो कुछ थोड़ी बहुत मजदूरी चाहते वो दे दो। वो जेएनयू से अपने गाड़ी में बैठ के आएंगे, लड़के होंगे, कोई साड़ी पहने हुए होगा, कोई सलवार सूट पहने हुए होगा और
चश्मा लगाए हुए होंगे, हाथ में टफली लिए होंगे, फुल मेकअप में होंगे कि उन्हें देखने के लिए कुछ लोग इकट्ठे हो जाए। और वो जो नारे लगाते हैं वही नारे जंतर मंतर पर लगे नारे थे, हम छीन के लेंगे आजादी। नारे थे ब्राह्मणवाद से लेंगे आजादी। नारे थे आरएसएस से लेंगे आजादी। नारे थे उमर खालिद जिंदाबाद। नारा था आरएसएस मुर्दाबाद। इसमें नीट कहां से गया? नीट को लेकर अभिजीत दीपक ने अपने भाषण में कुछ नहीं कहा। नीट को लेकर सोनम वांगचुक ने कुछ नहीं कहा। आपने नीट के नाम पर देश भर के छात्रों को बुलाया, लेकिन नारे छीन के लेकर आजादी। किससे आजादी लेने है आपको? किसका गुलाम हो आप? आप अपनी मर्जी से हिंदुस्तान की राजधानी के हार्ट में खड़े हुए और इस देश के सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहा हो, तो कोई आप गुलाम नहीं हो, आप आजाद हो। किससे आजादी की बात करो? तो ये जो वहां नारे लग रहे थे, छीन के लेंगे आजादी, ब्राह्मणवाद से लेंगे आजादी, आरएसएस से लेंगे आजादी, उमर खालिद जिंदाबाद, इसको लेकर जो 10, 20, 50 ऐसे युवा पहुंच भी गए थे कि शायद नीट जैसे पेपरों के लीक होने के खिलाफ एक आवाज़ उठ रही है, उसके समर्थन में हमें जाना चाहिए, उन्हें गहरी निराशा मिली और उन्होंने वहाँ मौजूद पत्रकारों से बातचीत में अपनी निराशा को साफ साफ व्यक्त किया। और स्थिति यह हो गई कि इस सीजेपी को शाम के 5 बजे तक प्रदर्शन की इजाजत थी कि आप सुबह से लेकर शाम के 5 बजे तक जनता मंच पर प्रदर्शन कर दीजिए। आप ताज्जुब करोगे कि जब सोनम वांगचुक ने भी भाषण दे दिया तो जो किराए के लोग बुलाए गए थे वो तो किराए पर थे। डफली गैंग भी किराए पे आया था जेएनयू से, और जो वो कुछ पीआर एजेंसियों के लोग होते हैं वो भी किराए पर आए थे। हो सकता है उन्हें आधे दिन की मजदूरी दी हो, उठाए 2 बजे के लगभग वो निकल गए। जो कुछ ट्रांसजेंडर टाइप दिल्ली के जो ट्रांसजेंडर थे और जो गाजियाबाद आसपास के इलाके थे, ये भी सब रुपए देने पर आते हैं, ये सब वहाँ पर खड़े थे। जो थोड़े बहुत छात्र आए थे वो भी वापस चले गए। 2 बजे के बाद जंतर मंतर पर सारी भीड़ छट गई। पत्रकार मौजूद थे लेकिन प्रदर्शनकारी मौजूद नहीं थे। और स्थिति यह है, सोनम वांगचुक ने जब देखा कि वहां कोई सुनने के लिए मौजूद नहीं है, वो मंच से उतरा और एक गाड़ी में बैठकर चला गया। अभिजीत दीपक जो क्रांति की बात कर रहा था, जिससे भारत में अरविंद केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी तक उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद ये मोदी को हटा देगा, सिंहासन खाली करा देगा, हम जाएंगे और दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लेंगे, वो थोड़ी सी देर में कहने लगा मुझे स्टारबक्स की कॉफी दे दो। मेरा बस इतनी धूप में बैठना नहीं है, मैं इतनी तेज गर्मी में नहीं बैठ सकता। हमेशा एसी में बैठने वाले लोग क्रांति करने आए थे और हालात यह है कि उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। हालांकि 2-3 प्रदर्शनकारियों ने पत्रकारों से साफ कहा ये एसी में बैठने वाले लोग हैं, और जब इसने देखा कि हमारा प्रदर्शन फेल हो गया तो अब ये यहां से भागने के लिए तबीयत खराब होने की नौटंकी कर रहा है। और वो भी आखिरकार एक कार में एसी चला कर जाकर एसी में बैठ गया। और इस तरीके से 6 जून का ये प्रदर्शन सीजेपी का टाई फिस हो गया। देश भर में बहुत सारे लोग जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि 6 जून आई और मोदी सरकार गई। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल उम्मीद लगाए बैठे थे, और बल्कि एक ने तो सोशल मीडिया पे यहाँ तक लिखा कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों सुबह से एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, यह सोचकर कि शाम को जब ये सीजेपी मोदी सरकार को गद्दी से हटा देगी तो गद्दी पर, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल बैठेंगे या राहुल गांधी बैठेंगे।
तो फिलहाल दोस्तों मैं तो ये कहूँगा कि भारत के जैन जेड ने समय रहते अमेरिकन डीप स्टेट के इशारे पर नाचने वाले अभिजीत दीप जैसे लोग या ध्रुव राठी जैसे लोग या उसके वीडियो के स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग या वो लोग जिन्होंने भारत में एक अमेरिकी खुफिया एजेंसी के इशारे पर नाचने वाले एक राजनीतिक दल का गठन किया था, उनके चेहरों को पहचान लिया और सीजेपी के इस प्रदर्शन को टाए टाए फिस कर दिया। मैं बधाई दूंगा भारत के युवाओं को, मैं बधाई दूंगा भारत के छात्रों को, जिन्होंने अपनी नाराजगी के चलते अपने आप को देश विरोधी ताकतों के हाथों का खिलौना खुद को नहीं बनने दिया। लेकिन हाँ, मोदी सरकार से जरूर कहूंगा, निश्चित रूप से आप अच्छी कार्रवाई करो, लेकिन शायद और कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। और मैं तो ये भी कह सकता हूं कि जो लोग पेपर लीक में शामिल हैं, यदि उत्तर प्रदेश जैसा न्याय भी कुछ उनके साथ हो जाए, कुछ ऐसे लोगों को एनकाउंटर्स भी हो जाएं, तो शायद और कड़ा संदेश जाएगा। क्योंकि भारत की न्यायपालिका की अपनी सीमाएं हैं और उसकी कुछ मजबूरियां हैं। और आप इनको पकड़ते हो, आप इन्हें गिरफ्तार करते हो, आप इन्हें जेल में भेजते हो, कुछ दिनों बाद ये जेल से बाहर होते हैं और फिर से अपने कोचिंग संस्थान चलाने लगते हैं और फिर से ये पेपर लीक करने में शामिल हो जाते हैं। इसलिए मैं मोदी सरकार से जरूर कहूँगा, पहली बात, ठोस प्रयास किए जाए कि फिर इतनी बड़ी परीक्षा का पेपर लीक ना हो, और बड़ी का किसी छोटी परीक्षा का भी पेपर लीक ना हो। और दूसरे जिन लोगों ने लीक किया है, इनको योगी बाबा के न्याय से अवगत कराया जाए और उसी न्याय के दरवाजे पर भेजा जाए, तो शायद ये कोचिंग माफिया, ये पेपर लीक होने से, पेपर लीक करने से बाज आएंगे। और हाँ, जब नीट जैसे पेपर लीक होते हैं तो सिर्फ सरकार को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, जनता से बात भी करनी चाहिए, पीड़ितों से बात भी करनी चाहिए। और अच्छा होता कि जिस दिन पेपर लीक हुआ, ये गैप, कम्युनिकेशन गैप जो था भारत सरकार और छात्रों के प्रति, ये दुखद था। ये कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। पीड़ितों के साथ तत्काल संबोधन होना चाहिए। हालांकि मोदी सरकार जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, मैं इसके लिए मोदी सरकार की प्रशंसा भी करता हूँ, मोदी सरकार की तारीफ करता हूँ। और मेरा पूरा विश्वास है मोदी सरकार में ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ लोग पेपर लीक कर लें, पेपर बेच दें और पेपर खरीदने वाले लोग परीक्षाओं में सफल हो जाएं, और जिन लोगों की हैसियत नहीं है वो विफल हो जाएं। मोदी सरकार गरीब से गरीब छात्र का ध्यान रखेगी। दोस्तों, चर्चा के विषय में आज की चर्चा यहीं तक, फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा। और आपसे चलते चलते अनुरोध कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।